सितारगंज में राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर के नगर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक हिंद जय हिंद कार्यक्रम के तहत पसमानदा संवाद और रोजा इफ्तार सद्भावना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शमशाद मीर ने कहा कि पसमानदा समाज अब आरएसएस के खिलाफ फैलाई गई गलत फहमियों को समझ चुका है। उन्होंने समाज की एकजुटता और राष्ट्रभक्ति पर जोर देते हुए सरकार से पसमानदा समाज के लिए विशेष मंत्रालय, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक संस्थानों में उचित हिस्सेदारी समेत कई मांगे उठाई। तो शमशाद मीर का बड़ा बयान देखिए। पसमानदा समाज ने अपनी कई मांगों को रखा। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव की बात भी कही गई, लेकिन साथ ही जो कई मांगे हैं वो यहाँ पर रखी गई। सितारगंज में एक हिंद जय हिंद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जो है शमशाद मीर पहुंचे और उन्होंने बयान दिया। साथ ही पसमानदा समाज की मांगों को भी उठाया। रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम में सामाजिक सद्भाव की बात भी सामने आई। देखिए, सामाजिक सद्भाव तहत रोज़ा इफ्तार कार्यक्रम और एक हिंद जय हिंद कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शमशाद मीर शामिल हुए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक संकल्प लिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा समाज को लाभ देने की बात कही, इनको मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही और वो संकल्प अटल रूप से काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में पसमानदा समाज के लाखों कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। इस चुनाव में भी, पिछले चुनाव में भी पसमानदा समाज ने यहाँ पर 10% वोट बैंक बनकर भाजपा को जिताने का काम किया और इस बार 2027 में पसमानदा समाज पूर्ण रूप से उत्तराखंड की धामी सरकार को बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाने का काम करेगा। और ये दिखेगा कि पसमानदा समाज अन्य पसमानदा समाज को आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सबके मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर नरेश कुमार जी ने संपूर्ण भारत में नेटवर्क करने का काम किया है और पसमानदा समाज को मुख्य धारा से लाने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। चंपावत के लोहाघाट से खबर है, जहां जनपद चंपावत के विकासखंड बाराकोट की ग्राम पंचायत चुलापे से जुड़े होनहार युवक अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। अनुज की इस उपलब्धि से पूरे चंपावत जनपद सहित प्रदेश भर में खुशी और गर्व का माहौल देखने को मिल रहा है। मूल रूप से चुलापे गांव के निवासी अनुज पंत का परिवार वर्तमान में गाजियाबाद में निवास करता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद में ही हुई। अनुज ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि इससे पहले भी अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 345वीं रैंक प्राप्त की थी और उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए हुआ था। अब दूसरी बार परीक्षा में अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 69वीं रैंक हासिल कर एक नई मिसाल कायम की है। अनुज के पिता दिनेश चंद्र पंत गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता रीमा पंत गृहिणी हैं। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। अनुज पंत की सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे और बड़े मुकाम हासिल करने के लिए भी उन्हें प्रेरित किया। नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दिनदहाड़े चोरी की बड़ी घटना सामने आई। थाना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर दूर चरणपुर खटोला नंबर 1 में चोरों ने एक सूने घर को अपना निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात
और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार घर के मालिक कैलाश चंद्र पंत अपने परिवार के साथ पिथौरागढ़ में एक शादी समारोह में गए हुए थे। इसी दौरान सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी और तिजोरी से कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि नरेंद्र कोरंगा मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, सूने घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया और जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घर का ताला तोड़कर जो है चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिनेशपुर के चरणपुर खटोला में ये दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सूने घर को निशाना बनाते हुए जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। 10 बजे मैं यहाँ से चंदनगढ़ गया, वहाँ किसी की डेथ हो गई थी। मैंने कहा जरा मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैंने कहा उनके मुँह के सामने हुआ था मैं, ये हमारी रीत में है ना, इसलिए मैं वहाँ गया। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ बैठा, फिर मैं बैठा तो उतने में पंडित जी का फ़ोन आ गया कि वहाँ पे हो गई, ये हो गई। फिर लड़के को कहा मैंने, मैं बाइक मेरा बेटा वहाँ गजब करके आया, दिन दहाड़े में चल दो। फिर लड़का मुझे बाइक में लेके यहाँ लाया है। यहाँ देखूँ तो ये ताला तोड़ के ये फसर बसर कर रखी है। मकान में कितने लोग रहते थे? आप यहाँ मैं अकेला रहता था, आई थे वो पहाड़ गए हैं ना, आज ही गए सुबह। तो आपको कुछ पता नहीं चला यहाँ पर जब चोरी कर रहे थे? ना कहाँ पता चलता, उस समय तो चंदनगढ़ चला गया था ना मैं। हाँ, इसमें भी ताला लगा दिया था मैंने, उसमें भी ताला लगा दिया। मैंने कहा अभी आ जाऊंगा मैं, यही खाना बनाऊंगा, खाना भी खा लूंगा, निगरानी भी कर लूंगा, सब ठीक। मकान मालिक फिलहाल कहाँ पर है? 10 से 11 बजे के बीच का मामला है, जब मेरे पास फोन आया कि ऐसे यहाँ पे चोरी हो गई है। जब हम यहाँ पे आए हैं तो जिन औरतों ने उनको चोरों को भागते हुए भी देखा और अंदर आके देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त है। और जो ये कैलाश चंद्र पंत जी का आवास है और वो सुबह ही आज पहाड़ पिथौरागढ़ को गए हुए हैं और ये उनके रिश्तेदार हैं और इनके भी 30-40 हज़ार रुपये जो है कैश, जो पैसा था इनका, वो उन्होंने चोरी कर लिया है। बाकी जो नुकसान जो है वो रायपुर थाना क्षेत्र के बालावाला में निजी स्कूल की 23 वर्षीय शिक्षिका ने संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार रात की है। शिक्षिका होली का जश्न मनाने के बाद दोस्तों के साथ घर लौटी थी। ऐसोर रायपुर गिरीश नेगी ने बताया कि राजलक्ष्मी बालावाला के शिव शक्ति एनक्लेव में मकान की पहली मंजिल पर अकेली रहती थी। उनकी मां हल्द्वानी के मोती नगर में रहती हैं। बुधवार को राजलक्ष्मी अपने दोस्तों के साथ होली मनाने बाहर गई थी। रात करीब 9 बजे दोस्त उसके घर छोड़कर गए। इसके महज 15 मिनट बाद ही नीचे रहने वाले किराएदार विमल भट्ट की बेटी हर्षिता ऊपर गई। उसने राजलक्ष्मी को कमरे में पंखे से लटका पाया। इस बार काफी मरीज आए हैं और उसमें से होली से रिलेटेड जो चोट है या सेल्फ इंजरी है, गिर गए नशा करके, तो इस तरह के कुल जो हैं 240 मामले तो एक रात में सिर्फ इसी होली से रिलेटेड हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो जो आरटीए है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, 47 हैं। असॉल्ट यानी मारपीट के केस हैं 47। और जो फॉल इंजरी है, जो अपने आप गिर गए दारू पी के या इत्यादि कुछ है, वो कम से कम 123 केस, यानी कि 240 केस होली से रिलेटेड रहे। और 370 केस अलग दूसरे प्रकार के आए। किसी को थोड़ा सा रंग लग की वजह से एलर्जी है, किसी को पेट दर्द हो गया खाने पीने से, ये तो दूसरे तरह के केसेज हो गए। हमने टोटल जो एडमिट किए हैं वो 44 हैं, उसमें से आरटीए ज़्यादा थे। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में है और जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। ये फूड कोर्ट रायपुर थानो रोड पर स्थित है और इसमें 31 संगठित दुकानें होंगी। यहाँ विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है। फूड कोर्ट में स्वच्छता, शौचालय, ओपन डाइनिंग, लाइट शो, बैठने की व्यवस्था और वॉकिंग गैलरी जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि फूड कोर्ट शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का स्थल होगा और स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देहरादून जल्द ही एक नए फूड डेस्टिनेशन का लाभ उठाएगा।
को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहाँ पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था, उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है, उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ हों, इसका भी विशेष। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो रही है और ऐसे कई प्रस्ताव हैं जिन पर इस बैठक में मोहर भी लगाई जा सकती है। रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए प्रस्ताव एजेंडे भी इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए आगामी समय में विधानसभा का बजट सत्र होना है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि चर्चा इस बैठक में होगी। पर्यटन को बढ़ावा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए फैसले पर भी चर्चा संभव। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सौरव बहुगुणा सहित कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में होली के दिन राजीव नगर में एक परिवार के घर में नशे में 13 लोग घुस आए और जबरदस्ती रंग लगाने का विरोध करने पर पूरे परिवार के साथ मारपीट की। इस दौरान अरुण सिंह के भाई जयवीर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें पहले CHC डोईवाला और बाद में हिमालयन अस्पताल में रेफर किया गया। घटना की सूचना शाम को पुलिस को मिली और थाना डोईवाला ने भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 115, 191(2) और 333 के तहत सभी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच उप निरीक्षक मुकेश कुमार को सौंपी। स्थानीय लोग कहते हैं कि त्योहार के नाम पर इस तरह की हिंसा आम होती जा रही है और पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जयवीर सिंह की वाइफ हूँ। हम लोग 4 तारीख को अपना होली का त्यौहार अच्छे तरीके से मना रहे थे, तभी अचानक से 2 बजे के करीब नंदू जी के बच्चे आर्यन, अर्पित, कुणाल, नंदकिशोर ये सब लोग आकर यहाँ पर हल्लेबाजी करने लगे। तभी मेरे पति जयवीर सिंह ने सबको समझाने की कोशिश करी कि आप त्यौहार के टाइम पे लड़ाई दंगा ना करें, मगर फिर भी वो लोग नहीं माने। फिर भी वो लोग थोड़ा सा रुक के फिर दोबारा से आकर यहाँ पे हल्लेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि लड़ाई, गाली गलौज, सब लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे। और हमारी एक मामी हैं, उनके घर पे जाके दंगेबाजी करने लगे, लड़ाई, गाली गलौज, छेड़खानी करने लगे। यहाँ तक कि हमारे एक चाचा जी हैं, उनको मारने लगे बहुत गंदे तरीके से। तभी चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। चंपावत से खबर है, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जिला अस्पताल में 50 बेड की अत्याधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण तेजी से जारी है। इस परियोजना में आधुनिक MRI मशीन भी स्थापित की जाएगी, जिसमें गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर उपचार की सुविधा मिल सकेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निर्माणाधीन यूनिट का निरीक्षण किया और आइसोलेशन वार्ड, ICU ब्लॉक, ऑपरेशन थिएटर, MRI कक्ष और एक्सरे कक्ष सहित सभी हिस्सों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्था ब्रिटकुल को निर्देश दिए कि लगभग 20.23 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को गुणवत्ता और समय सीमा का ध्यान रखते हुए पूरा किया जाए। क्रिटिकल केयर यूनिट में 4 आइसोलेशन वार्ड, 2 ICU वार्ड, 2 ऑपरेशन थिएटर, MRI कक्ष और एक्सरे कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां धामी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कई अहम घोषणाएं की हैं। इस दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के तहत
पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे गए। इसके साथ ही पुलिस विभाग में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में करीब 427 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इसके अलावा राज्य में E0 FIR सेवा की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार ने इस कार्यक्रम के जरिए अपने 4 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा। साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और अवसर उपलब्ध कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स स्टार्टअप रैंकिंग्स में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। हमें नीति आयोग भारत सरकार के 2023-24 के इंडेक्स में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। हम वर्ष 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुए हैं। हमें पर्यटन, एविएशन और खेल के विकास से जुड़े क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम तथा बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में विभिन्न। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के देहरादून से खबर। झंडा मेले से पहले पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ है। एसपी सिटी ने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बारीकी से निरीक्षण किया गया है कि तमाम व्यवस्थाओं की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं कि नहीं। बारीकी से निरीक्षण किया गया और साथ ही सुरक्षा को लेकर भी अधिकारियों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए। आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। मेले क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से बारीकी से निगरानी की जाएगी। ड्रोन के माध्यम से भी देखिए मॉनिटरिंग की जाएगी पूरे मेले की। कल से शुरू होगा प्रसिद्ध झंडा मेला। पुलिस अलर्ट मोड पर अभी से है।